साथियों नेक्स्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग पढ़ाया जा रहा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आज आपका टॉपिक है बाबर। साथियों होता क्या है, जब इंसान संघर्ष करता है ना, तो संघर्ष में इंसान अकेले होता है, लेकिन जब वही इंसान संघर्ष करके कामयाब हो जाता है तो कामयाबी में क्या होता है, सब उस इंसान के पीछे लग जाते हैं। साथियों होता क्या है, जब भी आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, अगर आप संघर्ष नहीं करते, अपनी मंजिल को पाने का इरादा अगर आपके मन में नहीं है तो मत कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि क्या, अगर मंजिल पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना हौसला रखना पड़ेगा और उस मंजिल को पाने के लिए संघर्ष आपको खुद करना पड़ेगा। जीवन आपका है, इसलिए कामयाबी आपको पाना है। कामयाबी पा करके अपने जीवन को सार्थक रूप में रहना है, या कामयाबी से हट करके अपने मार्ग से विचलित होकर के अपने जीवन को व्यर्थ बना करके रहना है। ये जीवन आपका है, इसलिए जीवन आप पर डिपेंड करता है। साथियों इससे क्या होता है, पॉइंट ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में, जो क्या थे, बहुत वीर पराक्रमी शासक थे। कैसे बाबर ने लोगों से युद्ध किया, उसके ऊपर कौन कौन सी समस्याएं, वो कैसे कैसे युद्ध को जीता, आज सब चर्चा होंगी, जो आपको कहीं किताबों में साथियों नहीं मिलेगी। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को साथियों सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। साथियों ध्यान देंगे मुगल वंश के बारे में। जैसा कि पता है कि जो बाबर थे, बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। साथियों बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1483 में। इनका जो जन्म हुआ था वो फरगाना में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म फरगाना में हुआ था। इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो थे फरगाना के छोटे से शासक थे, बहुत छोटे से शासक थे इनके पिता उमर शेख मिर्जा जी। तो होता क्या है, बाबर के पास बहुत इच्छाएं रहती हैं। बाबर को एशिया का कलंदर भी कहा जाता है। साथियों बाबर को कलंदर बताया जाता है। क्यों बताया जाता है कलंदर, इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। पॉइंट ध्यान देंगे। बाबर एक बहुत इच्छाशाली राजा थे। इनकी इच्छा थी कि क्या किया जाए, अपने राज्य को बहुत तेजी से विस्तार कर लिया जाए। अगर आप वास्तव में एक राजा की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ये जो सीख दिया था बाबर ने दिया था। कहने का मतलब, अगर आपको भी राजा की तरह जीवन जीना है तो आपको भी साथियों अपने जीवन को राजा की तरह बिताने के लिए एक दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष आप पर निर्भर करता है, संघर्ष आप आज करेंगे या कल करेंगे। संघर्ष जितना देर आप करेंगे उतना ही देर में कामयाबी मिलेगी और आपको जीवन में उतना ही कम सुकून मिलेगा। साथियों तो ध्यान देंगे, बाबर ने ये सभी जानकारियां फिलहाल दी थी। तो बाबर ने क्या किया था 1507 ईस्वी में, बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि, पादशाह की उपाधि। और ये क्या थे, एकमात्र शासक थे मुगल वंश में जिन्होंने क्या किया था, पादशाह की उपाधि धारण किए थे। अभी तक कोई भी शासक, फरगाना में कोई ऐसा शासक नहीं आया था जिसने क्या किया था, पादशाह की उपाधि धारण किया था। ध्यान देंगे साथियों, बाबर के 4 पुत्र हुए थे। चारों पुत्र के नाम थे, बड़े बेटे का नाम हुमायूं, दूसरे का नाम कमरान, तीसरे का नाम अस्करी और चौथे का नाम हिंदाल था। ये बाबर के 4 पुत्रों के नाम है। होता क्या है, बाबर जो है भारत के नहीं थे, विदेशी थे। ठीक है, फरगाना जो है आपका अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो हुआ क्या था साथियों, ये क्या है, भारत के निवासी नहीं थे। इस कारण क्या किए थे, ये विदेशी व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने भारत पर अपने जीवन में 5 बार आक्रमण किए थे। अगर प्रश्न पूछा जाए बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, तो आप बताएंगे बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए, 5 आक्रमण। बाबर ने जो पहला आक्रमण किया था सन 1519 ईस्वी में किया था। सर 1519 में बाबर ने जो पहला युद्ध किया था किसके खिलाफ किया था, जानने की इच्छा हो रहेगी। तो 1519 में बाबर ने जब पहली बार युद्ध की आक्रमण किया था भारत पर, एक जाति जिसका नाम था यूसुफ जाही जाति, यूसुफ जाही जाति जो थी, इस पर क्या किया था, बाबर ने पहली बार आक्रमण किया था। और यूसुफ जाही जातियों के द्वारा बाजौर नामक किला बनवाया गया था और भेरा नामक किला बनवाया गया था। तो जब यूसुफ जाही जाति पर बाबर आक्रमण करते हैं तो बाबर की जीत हो जाती है और यूसुफ जाही जाति हार जाती है, जिस कारण से बाबर क्या करते हैं, भारत में बाजौर का किला और भेरा के किले पर बाबर का अधिकार हो जाता है।
ठीक है, बाबर यही सिंचित नहीं रहना चाहते हैं। बाबर के समय में भारत में जो राजा हुआ करते थे काफी शक्तिशाली हुआ करते थे, ऐसा बाबर ने सुन रखा था। इसलिए बाबर भारत पर क्या करना चाहते थे, आक्रमण करने की तैयारी बहुत पहले से बना रखे थे। लेकिन इनको ये रहता है कि अगर मैं डायरेक्ट भारत पर आक्रमण करता हूं तो मेरे खिलाफ क्या होगी, बहुत से राजा मिल जाएंगे, मैं विदेशी हूं, तमाम प्रकार के अगर राजा मिलेंगे तो मुझे मार करके भगा सकते हैं। बाबर ने क्या, इसको एक इच्छा थी कि मैं भारत पर आक्रमण करूं, ये प्रतीक्षा करा था मुझे कोई ना कोई चांस मिले, एक अवसर देख रहे थे बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए। और इन्हें अवसर मिल जाता है किसके द्वारा, एक व्यक्ति रहते जिनका नाम रहता दौलत खान लोधी, और दूसरे व्यक्ति रहते राणा सांगा, और एक और व्यक्ति रहते जिनका नाम रहता आलम खां। ये तीन व्यक्ति रहते हैं जो क्या कर देते हैं, इस बाबर को न्योता भेज देते हैं। किस लिए न्योता भेज देते हैं, भारत में एक राजा थे लोधी वंश के राजा, नाम सुने होंगे, राजा का नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी शत्रुओं से कभी हार न मानने वाले राजा थे। इब्राहिम लोधी जो थे शत्रुओं से हार न मानने वाले राजा थे। इस कारण क्या हुआ था, दौलत खां लोधी, राणा सांगा और आलम खां ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी के खिलाफ ये विरोध करना चाहते थे। क्यों विरोध करना चाहते थे, क्योंकि इब्राहिम लोधी का जो शासन चल रहा था वो दिल्ली पर चल रहा था, और दिल्ली जो थी वो मध्यकालीन इतिहास की क्या थी, सबसे लोकप्रिय क्षेत्र था। दिल्ली मध्यकालीन इतिहास का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र था, इसलिए हर शासक जो होता था वो दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था। और वही दिल्ली पर अधिकार करने की इच्छा राणा सांगा को भी थी, दौलत खां लोधी को भी थी, और आलम खां को भी था। तो इन्होंने सोचा कि अगर क्या होगा, अगर इब्राहिम लोधी मारे जाते हैं तो दिल्ली पर क्या होगा, हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, दौलत खां लोधी, राणा सांगा और आलम खां क्या करते हैं, बाबर को न्योता भेजते हैं, किस लिए, उस पर अधिकार करने के लिए दिल्ली पर। तो होता क्या, बाबर आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, दौलत खां लोधी का जो क्षेत्र रहता है पंजाब वाले क्षेत्र पर ये सूबेदार रहते हैं। दौलत खां लोधी जो थे ये पंजाब वाले क्षेत्र में सूबेदार थे, और राजस्थान का जो क्षेत्र था वो राणा सांगा के अधिकार में था। ठीक है, कहने का मतलब उधर पाकिस्तान का जो क्षेत्र लगभग एरिया कवर है, सिंधु घाटी का सभ्यता वाला, और इधर आलम खां का भी जो क्षेत्र था वो लगभग जम्मू कश्मीर, वर्तमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया, यहाँ सब क्या था, इन राजाओं का अधिकार हुआ करता था। इसके बाद दिल्ली थी ही। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अगर क्या होगा, इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है या इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है तो हम लोग दिल्ली पर आसानी से अधिकार कर सकते हैं। यही सोच करके क्या करते हैं, बाबर को न्योता भेजते हैं। तो बाबर फिलहाल आते हैं, बाबर 1526 ईस्वी में फरागना से भारत आ जाते हैं। किसके संरक्षण में, दौलत खां लोधी, राणा सांगा और आलम खां के संरक्षण में आ जाते हैं, और इनके साथ मिल करके क्या करते हैं, युद्ध कर देते हैं। कहां पर युद्ध करते हैं, तो साथियों युद्ध इतिहास का बहुत प्रमुख युद्ध माना जाता है, जिसको माना जाता है पानीपत का युद्ध। ये युद्ध होता पानीपत के मैदान में। तो पानीपत के मैदान में युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल साथियों 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है, पानीपत की पहली युद्ध होती है। और इस युद्ध में, पानीपत का भारत में ऐसा युद्ध था जिसमें भारत में पहली बार तोपखाने और बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के लोग तोपखाने और बारूद से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो होता क्या है, इब्राहिम लोधी के पास तोपखाना या बारूद नहीं था, तो बाबर के पास तोपखाना और बारूद था। जब बाबर ने इब्राहिम लोधी पर तोपखाना और बारूद से आक्रमण किया तो इब्राहिम लोधी की जो सेना थी वो कमजोर पड़ जाती है, और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारे जाते हैं और बाबर की विजय हो जाती है। इब्राहिम लोधी भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली पर राज करने वाले एकमात्र राजा रहते हैं जो लड़ाई करते हुए वीरगति को रणभूमि पर मारे जाते हैं। साथियों ध्यान देंगे, युद्ध भूमि पर मारे जाने वाले मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली के एकमात्र राजा थे जिनका क्या नाम था, इब्राहिम लोधी था, और ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा इस प्रकार बन जाते हैं। तो ध्यान देंगे साथियों, इसके बाद क्या होता है, इनका जो रवैया रहता है बाबर का, बाबर संपूर्ण दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और जो ये लोग सोचे रहते हैं, आलम खां, इसके बाद दौलत खां लोधी, राणा सांगा, ये जो सोचे रहते हैं कि दिल्ली पर हमारा अधिकार होगा, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। संपूर्ण दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है, बाबर का अधिकार हो जाता है। तो होता क्या है, इससे क्या होता है, सबसे पहला विरोध करते हैं राणा सांगा विरोध करते हैं।
राणा सांगा उसका विरोध करते हैं, दौलत खां लोधी आलम खां भी विरोध करते हैं फिलहाल, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जो करते हैं राणा सांगा करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, बाबर जो होते हैं राणा सांगा के खिलाफ भी युद्ध लड़ लेते हैं, और राणा सांगा और बाबर का जो युद्ध होता है 17 मार्च 1526 को होता है। इस युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है। खानवा नामक एक मैदान है जहां पे क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है मार्च 1527 ईस्वी में। साथियों, मार्च 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध होता है इसमें राणा सांगा की हार हो जाती है, और जब राणा सांगा की हार हो जाती है तो खानवा वाले क्षेत्र में, कहने का मतलब राजस्थान का जो क्षेत्र था वो भी क्या होता, बाबर के अधिकार में आ जाता है। साथियों, होता क्या है, बाबर ने क्या किया था, पहली बार खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिहाद का नारा किसने दिया था? तो पहली बार जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने दिया था। किस युद्ध में दिया था? किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था। किस राजा के खिलाफ दिया था? तो राणा सांगा के खिलाफ दिया था। पॉइंट है इसमें, बाबर क्या करते हैं साथियों, क्या होता है जब जिहाद का नारा देते हैं खानवा युद्ध के बाद, बाबर गाजी की उपाधि धारण करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की, तो बाबर ने गाजी की उपाधि 1527 ईस्वी में धारण की। कब की थी? खानवा युद्ध के बाद धारण की थी। किस युद्ध के बाद? खानवा युद्ध के बाद। तो होता क्या है, इसके बाद बाबर की जो इच्छाएं रहती है साथियों, बाबर की इच्छाएं बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। फिलहाल क्या होता है, जब बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था साथियों, तो बाबर का जो क्षेत्र पड़ता था काबुल पड़ता था, फरागना काबुल अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान की वर्तमान राजधानी है। ठीक है, तो साथियों होता क्या है, बाबर जब पानीपत का युद्ध जीत जाते हैं तो पूरे काबुल के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को क्या करते हैं, एक एक चांदी का सिक्का वितरित करते हैं। अपने जीत की खुशी में काबुल के सभी निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार देते हैं। इस उपहार देने के कारण ही बाबर को कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर। अगर प्रश्न पूछ ले कि कलंदर किसने कहा, कलंदर जो था इतिहासकार एक है, एक विश्व के इतिहासकार है जिनका नाम है B.A. स्मिथ है, लेखक हैं। B.A. स्मिथ क्या है? लेखक हैं। तो B.A. स्मिथ ने क्या कहा है, B.A. स्मिथ इनको दान देने के कारण इन्हें कलंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलंदर। तो बाबर को किस और नाम से जाना जाता है? कलंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबर ने क्या किया था, 29 जनवरी 1528, कहने का मतलब जनवरी 1528 में बाबर ने एक और युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? चंदेरी का युद्ध। साथियों, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था, और ये जो युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय से लड़ा गया था। मेदिनी राय जो हैं ये भी शासक थे, और मेदिनी राय की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, और बाबर क्या हो जाता है? विजय हो जाते हैं बाबर, और बाबर जीत जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, चंदेरी युद्ध भी क्या होता है, बाबर के पक्ष में आ जाता है, और मेदिनी राय की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था मेदिनी राय और किससे हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। और चंदेरी युद्ध जनवरी 1528 में हुआ था, बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत। ये युद्ध यहीं समाप्त नहीं होता है, बाबर बिहार वाले क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एरिया रहता है घाघरा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? घाघरा नदी के किनारे बाबर का एक युद्ध होता है। इस युद्ध को अफगानों के खिलाफ युद्ध माना जाता है। ठीक है, अफगानी शासकों के खिलाफ जो युद्ध होता है वो लड़ा जाता है 6 मई 1529 में। मई 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, और घाघरा युद्ध में भी क्या होता है? बाबर की विजय होती है। और इस प्रकार बाबर क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और बिहार के क्षेत्रों पर क्या होता है, बाबर का अधिकार हो जाता है। साथियों, होता क्या है, तो 6 मई 1529 जब घाघरा के युद्ध होता अफगानों के खिलाफ, तो बाबर इसमें भी विजयी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या साथियों, ज्यादा दिन तक बाबर का शासनकाल नहीं चल पाता है, और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। साथियों, ठीक है, बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले एक किताब लिखी थी जिसका नाम है तुझके बाबरी।
तुझके बाबरी अगर प्रश्न पूछे तुझके बाबरी किसकी रचना है, तो बाबर की रचना है। इसी तुझके बाबरी को बाबरनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबरनामा। और बाबर ने अपने मरने से पहले अपने बड़े पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ताकि क्या हो, हमारे जो पुत्र हैं इनमें क्या हो, लड़ाई ना हो कि हम क्या करेंगे, पिताजी के मरने के बाद ये लड़का राजा बनेगा कि वो लड़का राजा बनेगा। ये सब चर्चा खत्म करने के लिए बाबर ने पहले ही हुमायूं को क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार जब बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है, कहां होती है बाबर की मृत्यु? आगरा में होती है। आगरा में पहले बाबर को दफनाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बाबर ने क्या किया था, काबुल में अपना मकबरा पहले ही बनवा दिया था, ठीक है। बाबर ने क्या किया था, अपने मरने से पहले ही काबुल में अपना मकबरा बनवा दिया था। वो कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा मुझे ला करके यहीं मेरे मकबरे में दफना देना, ठीक है। तो हुआ क्या था, पहले बाबर को आगरा में दफना जाता है, फिर ठीक है, और कहां पे दफना जाता है? आराम बाग जगह का नाम है आगरा में, ठीक है। यहीं पर बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन होता क्या, जब इसके पुत्र को पता चलता है कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मुझको काबुल में दफना जाए, तो इनके पुत्र जो रहते हैं, हुमायूं जो रहते हैं, इनको कहां दफनवा देते हैं? काबुल में दफनवा देते हैं। और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर का मकबरा कहां है, तो आप बताएंगे बाबर का मकबरा काबुल में है। कहां पर है? काबुल में। साथियों, ये था बाबर का इतिहास। अब कल हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं का इतिहास। आज की वीडियो साथियों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।